अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ समा मनी। मैं हूं गज़ाल अहमद और मैं आपके लिए लाया हूं डेली की आपकी इकोनॉमिक अपडेट्स। सिंस द लास्ट टाइम वी मेट काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट और डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, नई गवर्नमेंट आ चुकी है, नए कैबिनेट जो है वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। पहले जो एक स्टेज था ना अनसर्टेनिटी का, जिसमें हमें पता नहीं होता था आगे होने क्या वाला है, उससे तो हम फाइनली अब आगे गुजर चुके हैं। इसी बारे में और ज़्यादा डिस्कशंस के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेल रनोन्ड इकोनॉमिस्ट मिस्टर खुर्रम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब, क्या हाल चाल है? जी, वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा थैंक यू सर, सो हमें मच फॉर ये जॉइनिंग। बताएं कि मौजूदा हुकूमत को, ये जो नई हुकूमत आई है अभी, इसको इमीडिएट कौन से ऐसे बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, और इसके अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें तो उसके बेटरमेंट के लिए कौन से ऐसे इकदाम हैं जो उनको फौरी उठाने की जरूरत है? देखिए गज़ाल, इसमें 4 से 5 जी। फ्रंट है, बड़े चैलेंजेस हैं, जिस पे जो है काम करना पड़ेगा। हम्म। उसमें जो सबसे पहला चैलेंज है वो है कर्ज़े। कर्ज़े जो है हमारे पास अंदरूनी हो, बैरूनी हो, ये बेशक। काफ़ी ज़्यादा है इस वक़्त। और हमने जो खासकर बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी करनी है, आपको पता है वो डॉलर्स में करनी पड़ती है, और जी। डॉलर्स हमारे पास बहुत कम है। और जो है आगे जाते हुए डॉलर्स नज़र भी नहीं आ रहे कि कहाँ से जनरेट होंगे, बहुत आसानी से, बहुत शॉर्ट टर्म में। और कर्ज़े हमने तकरीबन, अगर सिर्फ बैरूनी की बात करें तो तकरीबन कोई 70-75 अरब डॉलर रफ़्ली हमने देने हैं अगले 3 सालों में। जी। और इस साल भी हमने जो है तकरीबन कोई 5 से 6 अरब डॉलर अभी भी हमें जो है उनकी रोल ओवर्स या उनको हमने कहीं न कहीं से अरेंज करना है। थैंक्स टू दी आईएमएफ प्रोग्राम, जो कि अभी लास्ट जो रिव्यू होना है, इसमें 1.2 बिलियन डॉलर्स जो है वो हमें मिलने हैं। और थैंक्स टू द लास्ट केयरटेकर गवर्नमेंट, जिसमें जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है खासतौर पे शिमशाद अख्तर साहिबा को मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने काफी बहुत मेहनत करके आईएमएफ के रिव्यूज जो है कामयाब बनाए हैं, और साथ साथ आने वाले प्रोग्राम के लिए भी थोड़ा सा रास्ता जो है क्रिएट किया है, ताकि हमारे नए प्रोग्राम में भी हमें आसानी हो। तो बड़ा प्रोग्राम होगा, 6-7 बिलियन डॉलर्स का प्रोग्राम हो सकता है, ऐसे भी ज्यादा हो सकता है, उसकी एक प्लानिंग होगी डेफिनेटली। तो कर्जे जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को देखना होगा, अंदरूनी बैरूनी दोनों कर्जे के इनको कैसे रीप्रोफाइल किया जाए, यानी कि इनकी इनकी रीपेमेंट की जो टाइम फ्रेम है उनको कैसे बढ़ाया जाए, ताकि हमें थोड़ा रूम मिले और हम अपनी कैपेसिटी क्रिएट कर सकें रीपेमेंट। नंबर 1 कर्जे हो गए। दूसरा जो है आपका, जो सबसे बड़ा जो मुझे इशू नजर आता है वो एनर्जी का है। एनर्जी जो है वो एक तो बहुत महंगी एनर्जी है, और एनर्जी जनरेट करना इतना प्रॉब्लम नहीं है, शायद हमारे को पहुंचाना एनर्जी को, जिसे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, वो एक बड़ा challenge है। उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। सेकुलर डेट का बहुत बड़ा इशू है। टैक्सेस बहुत ज्यादा है, 50% तक टैक्सेस जा रहे हैं, उसका एक बड़ा मसला है। तो उसे हमें हैंडल करना है कि उसमें टैक्सेस में कम किया जाए। हाउस होल्ड के लिए बहुत महंगी बिजली है, 50-60 रुपए, 70-70 रुपए पर यूनिट हो रहा है, और हम जनरेट कर रहे हैं अगर 11-12 रुपए की, 15 रुपए की, और 20 रुपए तक की जनरेट अगर हम कर भी रहे हैं, लेकिन ये पहुंचाने की कॉस्ट और उसके ऊपर टैक्सेस, इसने हमें जो है 60-70 रुपए का यूनिट जो है वो कर दिया, जो कि इंडस्ट्री भी सर्वाइव नहीं कर सकती, ना हाउस होल्ड जो है वो कर सकते, और महंगाई में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। तो ये दूसरा बड़ा चैलेंज है जो एनर्जी का है। तीसरा बड़ा चैलेंज मुझे टैक्सेस का नजर आता है कि टैक्सेस का बर्डन बहुत ज्यादा है पाकिस्तान इकोनॉमी पे। पाकिस्तान, आपको बताऊं गजाल, इस पूरे रीजन में हाईएस्ट टैक्स बर्डन इकोनॉमी, यानी कि जिस इकोनॉमी पे टैक्स का बर्डन ज्यादा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि हम दुनिया में टैक्स टू जीडीपी, यानी कि अपनी जितनी पैदावार है हमारी मैशत, उसके हिसाब से जो हम टैक्स लोवेस्ट है दुनिया, यानी कि एक तरफ टैक्स का बर्डन बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ लोवेस्ट है हम टैक्स जो, लेकिन हम जनरेट सबसे कम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनफॉर्मल इकोनॉमी और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं बड़े, जिन पे टैक्सेस जो है वो हम नहीं लगाते, और डेफिनेटली उस पे टैक्सेस लगाना पड़ेगा, और मैं आगे जाके बताऊंगा कि उसमें क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। चौथा जो बड़ा इशू है वो गवर्नमेंट का अपना फुटप्रिंट है इकोनॉमी के अंदर, वो चाहे प्राइस को सेट करना हो, चाहे सब्सिडी देना हो, क्रॉस सब्सिडी देना हो। डिस्टॉर्ट किया हुआ है पब्लिक सेक्टर ने प्राइवेट सेक्टर को भी, और इकोनॉमी को डिस्टॉर्ट किया हुआ है थ्रू वेरियस इंटरवेंशंस। उसमें एक बड़ी चीज है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन पे बहुत ज्यादा काम करना होगा, और जो आपके एसओईज हैं, स्टेट और एंटिटीज, इनसे गवर्नमेंट को निकलना होगा, और गवर्नमेंट को अपना साइज छोटा करना होगा, डिजिटाइजेशन कर जाना होगा, डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना होगा। जो पांचवा बड़ा इशू है वो बहुत ब्रॉड है, लेकिन सबसे बड़ा इस वक्त हमारे पास थ्रेट है वो एनवायरमेंटल कार्बन इमिशन का इशू है। सैलाब ये बहुत ज्यादा हमें बर्बाद करेंगे आगे जाके, और इसके लिए हमें वो जो कर्जों की मैंने बात की उसमें भी ग्रीन फाइनेंस में कन्वर्जन करनी होगी, क्योंकि हम यहाँ पे कार्बन की वजह से बहुत ज्यादा दुनिया कार्बन इमिशन ज्यादा कर रही है, जिसके साथ हम अफेक्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से इसको भी हमें हैंडल करना। और छठा सबसे बड़ा जो इशू है, जो कि लॉन्ग टर्म का है, तो आपको पता है गजाल, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है हमारे बच्चे, हमारे 26 मिलियन बच्चे, 2 करोड़ 62 लाख बच्चे हमारे आउट ऑफ स्कूल है। ये हमारा न्यूक्लियर एसेट है,
ये हम मुझे ये समझ नहीं आती कि हम कैसे जो है रोज डिबेट करते हैं, लेकिन इस फैक्टर को नहीं उठाते कि हमारी जो जनरेशन है जिसने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, वो आउट ऑफ स्कूल है आज, उसे एजुकेशन ही नहीं मिल रही, ना सिर्फ उसे ये कि तालीम नहीं मिल रही, बल्कि उसकी हेल्थ जो है वो सबसे ज्यादा खराब है इस वक्त। जो माएँ हैं, जो बच्चे बिल्कुल कंसीव कर रही हैं, जो बच्चे परवरिश कर रही है, जो माएँ हैं, जो जनरेशन बिल्ड करती हैं, तो वो बेचारी खुद मेल न्यूट्रिशन है, उनकी खुराक जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो हेल्दी बच्चे जो है, हेल्दी एक जनरेशन को जो है वो जो है उनको आगे ला सके। तो मेरे ख्याल में ये बड़े इश्यूज हैं, हेल्थ से लेकर, एजुकेशन से लेकर, और ये शॉर्ट टर्म मैंने बताया एनर्जी का, डेट का, टैक्स का, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। मेरे ख्याल में इसके अराउंड एक होलिस्टिक स्ट्रेटजी की जरूरत है, क्योंकि कैपेसिटी हो, एम्पावर्ड टीम, ये सब काम किए जा सकते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी भी होती है इन सब जी जी जी। अच्छा सर, आपने चैलेंजेस तो बता दिए और विदाउट अ डाउट काफ़ी ये इंटेंस चैलेंजेस है और इनको हमें वाकई में जल्द से जल्द इनका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। अच्छा, अगर हम बात करें गलतियों की, जो आपने फोर्थ अपने जो चैलेंज आपने बताया उसमें आपने ज़िक्र भी किया, लेकिन अगर हम इसको फर्दर इलैबोरेट करें तो माजी में हम काफ़ी ऐसी गलतियाँ जो दोहराते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट दोहराती है और उससे हमारी इकॉनमी पे भी अच्छा खासा डैमेज हुआ है। तो फॉर द फ्यूचर गवर्नमेंट और ये हमारे जो प्रेजेंट हमारे जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब, ऐसी कौन सी गलतियां जो ये दोहराने से बच सकते हैं? देखिए, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि गलतियां जो है दोहराने की इसमें ऑफ कोर्स जरूरत पड़ेगी। एक तो देखिए बात ये कि विल जो है ना, मैं ये कहता हूँ कोई भी टीम में आए, हमारे पास कॉम्पिटेंट लोग हैं, जी कॉम्पिटेंट लोग आए भी थे और जी आगे आएंगे भी इंशाल्लाह। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो मुझे मिसिंग लिंक नजर आता है ना, वो दो हैं भाई। एक तो पॉलिटिकल पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हमारे मुल्क में रही है। बिल्कुल उसमें of course किसी एक इंडिविजुअल का जो है वो काम नहीं है, क्योंकि इनकी कोई गलती होगी, इन्हें नहीं दोहरानी वो। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कलेक्टिव फेलियर है हमारा, कलेक्टिव हमारा जो है वो प्रॉब्लम है। अग्रीड एक तो ये Agreed. पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में जी बात कर रहा हूँ। दूसरा जो है ना, जी पॉलिसी कंसिस्टेंसी का बड़ा इशू रहा है कि हम्म कोई भी आता है वो पॉलिसी को चेंज कर देता है पॉलिसी से। इन्वेस्टर के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है, बिजनेसमैन के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो इंडस्ट्रीज होती है उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इस मुल्क के अंदर एक सबसे बड़ा इशू अनसर्टेनिटी है, डायरेक्शन कोई नजर नहीं आती, कोई विजन, एक ब्रॉड बड़ा विजन जो है, कलेक्टिव विजन नजर नहीं आता। तो बेशक पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना काम करें, अपने अपने मैनिफेस्टो पे काम करें, और डेफिनेटली डिफरेंट होने चाहिए सबके मैनिफेस्टोज, लेकिन एक कलेक्टिव जो है विजन, ये कलेक्टिव जो है एक एक प्लेटफॉर्म ये हो, या कलेक्टिव एक थिंकिंग ये हो, इस मुल्क को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, डायरेक्शन उसको देनी है, सर्टेनिटी देनी है, ताकि जो भी इस मुल्क में इन्वेस्ट करे, या जो भी इस मुल्क में जो है वो इस मुल्क पे बेट ले, वो बेसिकली क्लैरिटी के साथ। जी एक्चुअली क्लैरिटी प्रॉब्लम जी होती है, डायरेक्शन प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम नहीं होती कि गलतियां नहीं होती आपसे, या आप जो है पॉलिसी में कोई गलतियां नहीं करते, ये सब होती है वक्त के साथ बेशक इम्प्रूवमेंट लेकिन आते हैं। बेशक कंसिस्टेंसी तो मेरे होनी ख्याल लेकिन में कंसिस्टेंसी होनी जो चाहिए। पॉलिटिकल जी पॉलिसी कंसिस्टेंसी और पॉलिटिकल सर्टेनिटी हो, जी स्टेबिलिटी हो, जी जिससे इन्वेस्टर जो होता है, या कोई भी आपके मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहता है, या चाहे एतमाद लोकल बढ़ता इन्वेस्टर है हो, बाहर का एतमाद हो, बढ़ता है। और जी एतमाद बढ़ता है। तो बिल्कुल आपने सही वर्ड यूज किया। तो मेरे ख्याल में ये चीजें टीम के साथ, अगर टीम कंसिस्टेंट हो, टीम जो है उसकी एक डायरेक्शन हो, तो मेरे ख्याल में ये सब चीजें ठीक हो सकती हैं। और ये जो गलतियां हमने की हैं पिछले कोई 20 30 40 सालों में, मेरे ख्याल में उसका सदैव किया जा सकता है। तो सर, हाउ डू यू सी द So, sir, how अपॉइंटमेंट do ऑफ you see मिस्टर the मोहम्मद appointment of औरंगजेब Mr. एज द Mohammad Aurangzeb as the फाइनेंस मिनिस्टर? finance डू यू minister? थिंक ही विल बी Do एबल you टू think he ओवरकम will ऑल ऑफ be दीस able to देखिए चैलेंजेस? overcome all of these challenges? देखिए चैलेंज बहुत बड़ा है, और एक इंडिविजुअल पे हमें जी बहुत ज्यादा जो है बेट नहीं लेनी चाहिए, इंडिविजुअल से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट है अपनी जगह। कोई जी भी इंडिविजुअल को अपॉइंट किया जी जाता है, उसे डेफिनेटली कोई किसी बेसिस पे किया जाता है, और इस तरह की अपॉइंटमेंट जहाँ पे टेक्निकली स्ट्रांग लोग होने चाहिए, जैसे जी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, प्लानिंग जी कमीशन है, प्राइवेटाइजेशन है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, SIFC है, या जी फिर रेगुलेटरी एनवायरमेंट जी हमारा है। इन सारी जगहों पे प्रोफेशनल्स एम्पावर्ड लोग होने चाहिए, और उनका एक बैकग्राउंड हो, और टेक्निकली स्ट्रांग हो, और डील करना जानते हो। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री में खासतौर पे एक विजन, एक स्ट्रैटेजी और कैपेसिटी, ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में होनी चाहिए, और ये सारी मिनिस्ट्रीज में होनी चाहिए। और ये भी सवाल मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए कि इंडिविजुअल कौन है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री रन करेगा। जी एक्चुअली वो इंडिविजुअल करेगा जी क्या, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, और आउटकम्स क्या हमें रिक्वायर्ड है फाइनेंस मिनिस्ट्री से। फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक मैंडेट है, पूरे मुल्क को वो नहीं चला जी सकते। प्लानिंग कमीशन अपना रोल करे, प्राइवेटाइजेशन अपना रोल प्ले करे, SCCP अपना रोल करे, स्टेट बैंक अपना रोल प्ले करे, हर कोई अपनी कैपेसिटी में अपना रोल प्ले करेगा ना, अपने इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी में। आप देखेंगे कलेक्टिवली उसका एक इम्पैक्ट आता है, और वो मुल्क आगे बढ़ता है, इकोनॉमी आगे बढ़ती है, सोसाइटी बेहतर होती है और फ्लरिश करती है। तो मेरे ख्याल में एक इंडिविजुअल कॉम्पिटेंट है, वो आके काम कर सकता है, उसको अंडरस्टैंडिंग है, ये अच्छी बात है,
और उसको ग्लोबल एक्सपोजर है, लोकल एक्सपोजर है, उसको ये अंडरस्टैंडिंग है इंडस्ट्रीज कैसे काम करती है, उसको ये पता है कि प्रॉब्लम्स क्या है। जैसे मैंने 4 प्रॉब्लम्स शुरू में आइडेंटिफाई किया, जी उनको बड़ी अच्छी तरह से पता है उनको साहब को कि ये प्रॉब्लम्स है, इससे इसके अलावा भी उनकी एक स्ट्रैटेजी कुछ हो सकती है। लर्न हमारा जो एक एक्सपीरियंस, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल में ये सारे इंडिविजुअल्स हमारे बड़े इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेंट है। इनको एक चीज कर देनी चाहिए, इनको जी खुल के दिया जाए, इनको इनकी जो ऑब्जेक्टिव लिखे गए, इनके जो अपना माइंडसेट है, अपनी जजमेंट है, बेस्ट जजमेंट, उसे अलाउ किया जाए, करें उसमें गलतियां हम उसको भी बता सकते हैं। अगर इतने प्रॉब्लम हमारे क्रिएट हुए हैं तो वो हमने अगर इतना बर्दाश्त कर लिया तो मेरे ख्याल में एक इंडिविजुअल आता है या कोई टीम आती है तो उसे हमें वक्त देना चाहिए। सबसे वक्त देना चाहिए, मौका देना वक्त देना चाहिए, चाहिए। मौका देना चाहिए जी। उन्हें हम बहुत जल्दी देखते हैं, बहुत जल्दी चेंजेस बहुत जल्दी आएंगे। बिल्कुल आपने ऐसे देखा होगा पिछले 5-8 सालों में बहुत सारे आपके फाइनेंस मिनिस्टर आए, बहुत सारे आपके जो है ना वो डिफरेंट प्रायोरिटाइजिंग के मिनिस्टर आए, बहुत सारे आपके रेगुलेटरी साइड पर लोग आए। जी तो जो कंसिस्टेंसी होती है वो ये कहती है कि एक कॉमन इंसान को आप लगाएं, उसको वक्त दें, मैंडेट दें, उसके अकाउंटेबिलिटी भी हो, लेकिन उसको चलने दें, उसको देखने दें, परफॉर्म तो करने दें। यही हाल हमारा जो है वो टॉप लेवल पे भी रहा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसी वजह से हुई है कि गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट जो है कंटिन्यू बहुत कम किया है गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों में। तो मेरे ख्याल में कंटिन्यूटी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इंडिविजुअल हो या कोई सेटअप हो, कंटिन्यूटी हो उसकी, उसी हिसाब से उसकी गलतियां भी जो है स्मूथ आउट होती जाएंगी और ऐसे ऐसे रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा सर, आपने भी जैसे अच्छा पहले सर, डिजिटलाइजेशन की बात की थी, और अगर हम औरंगज़ेब साहब की बात करें तो उन्होंने भी आज क्या कहते हैं एफबीआर के हेडक्वार्टर्स को विज़िट किया, और उन्होंने कहा कि रिफॉर्म्स की और ये टैक्स कलेक्शन की तो डिजिटलाइजेशन है, इसकी बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है और इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाए। तो हाउ डू यू सी इट? आपको क्या लगता है कि ये रियलिस्टिकली जल्दी हो पाएगा? और अगर होता भी है तो इससे क्या फ़वाइद हासिल होंगे हमें? देखिए अच्छी बात ये है कि ये बात की गई है, इंटेंशन है, बात इम्प्लीमेंटेशन की होगी, एक्शन जी देखा जाएगा कैसे होता है। और ये डिजिटलाइजेशन की बात हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में रहा है कि अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया। क्या ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, क्या कोई हमारे यहाँ इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, कोई कोई बेनिफिशियरीज हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या है, इन सबको सामने रखा जाए, इन सबको खोल के बताया जाए। तो मेरे ख्याल में डिजिटलाइजेशन तो कोई सवाल ही नहीं है ना कि ये वो नहीं होना चाहिए। जी इसमें तो अगर फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, emphasize करना ही चाहिए। बिल्कुल देखना ये होगा कि कितना जल्दी होता है, किस तरह से किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे भी, एक्शन प्लान देखना होगा कैसे होता है। मेरे ख्याल में जितना जल्दी हो उतना बेहतर है क्योंकि हम इससे काफी सफर कर चुके सर, आप बेहतर हैं। जानते सर हैं आप कि बेहतर जानते इकोनॉमी हैं की कि बेसिस के लिए इकोनॉमी की एक्सपोर्ट और बेसिस के लिए टैक्स नेट को एक्सपोर्ट और बढ़ाना बहुत टैक्स ज़रूरी नेट है, को मगर बढ़ाना हम बहुत अभी तक जरूरी इस है, मगर मामले में हम भी अभी तक इस नाकाम मामले रहे। में भी आप इसकी क्या नाकाम रहे। वजूहत देखते हैं? आप इसकी क्या देखिए ये लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं। एक तो मैंने कहा टैक्स का एक इशू मैंने पहले भी कहा कि दिस इज वन ऑफ द मेन चैलेंजेस टैक्स की जी मैं जो बात कर रहा हूँ। टैक्स का ना बर्डन बहुत ज्यादा इकोनॉमी पे तो होता ही है कि जब आप टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और एक सर्टन एरिया पे सर्टन सेक्टर्स पे बढ़ाते हैं और सेक्टर आपके सर्टन इंडिविजुअल्स पे बढ़ाते हैं। जी मिसाल के तौर पर सैलरी क्लास पे बहुत ज्यादा टैक्सेस हैं इस वक्त। इसी तरह कॉर्पोरेट सेक्टर पे भी अप टू 70% जाता है टैक्स, यानी कि उसमें आप पहले 29% टैक्स देते हैं कॉर्पोरेट का, फिर जी 10% सुपर टैक्स देते हैं, फिर WPPF होता है, ये सारे टैक्सेस होते हैं। फिर उसके ऊपर जो कॉर्पोरेट आपका ग्रुप होता है, जो आपका बेसिकली जिसकी सब्सिडीज होती है, जो होल्डिंग कंपनी होती है, उसके ऊपर डबल टैक्सेशन है, जी डिविडेंड के साथ, प्रॉफिट के साथ डबल टैक्सेशन है। ये सारी टैक्सेशन जब बहुत ज्यादा होती है क्योंकि गवर्नमेंट को अपना टारगेट पूरा करना है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने खर्चे नहीं कम करती, क्योंकि बिल्कुल उसे ऐसे ही है। IMF कहता है कि आप खर्चे कम नहीं करती तो टैक्सेस बढ़ाए ताकि आपका फिस्कल डेफिसिट कम हो, आमदन और खर्चों का फर्क है वो कम हो। तो क्या किया जाता है, तो जो ऑलरेडी आपके पास टैक्स है सेक्टर्स उन्हीं पे टैक्स किया गया है और यही हुआ है पिछले 2-3 सालों में। तो इसको जो है बर्डन को कम करें और इसको स्प्रेड आउट करें, इसको फैलाएं, टैक्स को, इसके नेट को बड़ा करें। देखिए मैं आपको बताता हूँ 3-4 सेक्टर्स हैं जिन पर टैक्सेस नहीं है या ना होने के बराबर है। मिसाल के जी तौर पे आप होलसेल एंड रिटेल ट्रेड सेक्टर देखें अगर आप, ये हुँ, 20% है इकोनॉमी का और बिल्कुल इसके ऊपर सिर्फ 1% टैक्स है। 1% टैक्स भी नहीं देते ये इतना इस सेगमेंट पे। फिर आपको एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर 22-23% है इकोनॉमी का और हुँ, वो 1% भी टैक्स नहीं देता। तो आप मुझे बताएं कि जो 45% ये दोनों सेक्टर्स 45% दो सेक्टर्स जो है कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी में 45% और सिर्फ 2% टैक्स भी नहीं देते और बाकी जो 55% हिस्सा है इकोनॉमी का वो 98% टैक्स देता है। तो कितनी ज्यादा डिसबैलेंस जो है इक्वेशन है ये। इसको ठीक करें ना आप डालें रिटेल एंड ट्रेड पे छोटा टैक्स लगाएं लेकिन लाएं टैक्स नेट पे लाएं, वो टैक्स लगाएं ताकि वो जो है टैक्स नेट में आए और हमारे पास टैक्स भी जनरेट हो और डॉक्यूमेंटेशन भी इम्प्रूव हो आपकी दूसरी और इंसेंटिवाइज करें डेफिनेटली।
और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर पे टैक्स को कलेक्ट करें, सही से कलेक्ट करें। जी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट को क्यों नहीं हर कोई अपना प्रोविंस जो अपनी जगह टैक्स इकट्ठा करता। आप बताएं शहर लोकल जो आपकी डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स है वो लोकल लेवल पे आई नहीं है, क्यों नहीं प्रोविंसेस जो है उसे डिवोल्यूशन ऑफ पावर लोकल लेवल पे करते हैं जिसमें सही सर्विस डिलीवरी होगी, आम आदमी को सही जी जो है उसको जो है वो सर्विस मिलती है पब्लिक सेक्टर से। और साथ साथ टैक्स भी इकट्ठा करें, आप अपना टैक्स खुद इकट्ठा करें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े शहर सारे अपना टैक्स खुद इकट्ठा करें, प्रॉपर्टी टैक्स अपना इकट्ठा करें, म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स इकट्ठा करें, उस पर भी सर्विसेज भी दें। तो ये जो लोकलाइज आपका सिस्टम है ना, यही नहीं है आपका, इस पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये स्ट्रक्चरल एक रिफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट में आता है ये प्रोविंशियल लेवल पे होना चाहिए। फिर उसके बाद एनएसवी रिवॉर्ड को रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके साथ साथ आपको कर्जे, डेट और आपका जो डिफेंस है ये और आपका एनर्जी, इसको आपको डिसेंट्रलाइज करना है, प्रोविंशियलाइज करना है, ताकि देखें फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है, फेडरल गवर्नमेंट कर्जा ले लेती है जी और नीचे टैक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो ये बिल्कुल डिसबैलेंस है ना, इस तरह से वो हमेशा डेफिसिट में रहेंगे और प्रोविंसेस हमेशा सरप्लस में रहकर वापस पैसा देते रहेंगे, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उनको अकाउंटेबिलिटी भी दें, पैसे भी दें, उनको टैक्स भी दें, उनको कहें कि आप खर्चे भी अपने खुद करें और अपने टैक्स भी इकट्ठा खुद करें, अपनी खुद इकोनॉमी क्रिएट करें। इस तरह लोकल लेवल पे इकोनॉमी खरीदूं, ये सारी चीजें मिलकर फेडरेशन बनाती है। बॉटम अप अप्रोच होती है, टॉप डाउन अप्रोच नहीं होती, हमारे यहाँ उल्टा है। ये सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज है जो मेरे ख्याल में फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं कर सकेगी, ये कैबिनेट का काम है, ये पार्लियामेंट का काम है, ये सब करना और फिर प्रोविंशियल लेवल पे ये काम करना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आपकी इकोनॉमी बिल्कुल टैक्स को कम किया जाए बर्डन को, ताकि इन्वेस्टमेंट हो और लोगों के पास पैसे बचे सेविंग्स के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, टैक्सेस कम करें। फिर दूसरी बात ये कि जो रिटेल की बात की जी रिटेल होलसेल बात की रियल एस्टेट के ऊपर सही प्राइसेस पे जो है टैक्स कलेक्ट किया जाए। प्रोफेशनल जो सर्विसेज हैं उस पर टैक्सेस को थोड़ा थोड़ा लगाया जाए, डॉक्टर है, आर्किटेक्ट है, ब्यूटिशियन है, ये सारे हैं, इन सब पे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आपकी डॉक्यूमेंटेशन और कम टैक्स लगाएं ताकि उनको फील भी ज्यादा ना हो और इंसेंटिवाइज करें, तो उनको आने दें, बैंकिंग सेक्टर में आने दें, बैंक्स में आने दें। एक आम आदमी को बैंक अकाउंट खोलना आज बहुत मुश्किल है, उन्हें बैंक बिल्कुल ऐसे ही अकाउंट खोलने दें, सिस्टम में तो आने दें, फिर उसके बाद डिजिटाइजेशन भी होगी, सब कुछ होगा और आपके यहाँ देखिएगा आप सिस्टम ओवरऑल बड़ा आसान हो जाएगा। Indeed, sir, you've raised very Indeed, sir, valid you've points, raised very लेकिन valid since हमारे points. पास लेकिन वक्त थोड़ा कम है and we have a lot more topics to discuss, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने बात की कर्जों की, तो हम जानते हैं कि अभी हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है हमारे करंट प्रोग्राम की वो तो मिलने ही वाली है, लेकिन साथ ही साथ मिस्टर औरंगजेब ने ये कहा है कि हमें पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और तवील अरसे के लिए चलने वाले प्रोग्राम की ज़रूरत है। तो आप ऐसे प्रोग्राम के क्या इम्कानात देखते हैं हासिल करने के लिए, और आपको क्या लगता है कि इसकी आम आवाम पर कितने और वॉइस असरात होंगे, कितना और बर्डन आएगा? रिलीफ नहीं मिलेगा आपको और जी आपकी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएगी। इन्फ्लेशन जो है वो कंटिन्यू करेगी, महंगाई में जो है वो कमी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि गैस प्राइसेस मजीद बढ़ानी है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बिल्कुल भी बढ़ सकती हैं, टैक्सेस में भी इजाफा हो सकता है और बहुत सारे और इश्यूज होंगे। लेकिन इसका हल क्या है? ये होना नहीं चाहिए एक्चुअली। देखें, अगर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ाते रहेंगे, गैस के प्राइसेस बढ़ाते रहेंगे और पीछे चोरी चकारियां और फिर होती लॉसेस है वो रहेगी। कम नहीं करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा कि एनर्जी जो है शॉर्ट टर्म जो बड़े चैलेंजेस, उसमें एनर्जी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसमें यही मैंने कहा था, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की जो मैंने बात की थी, जी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत है, इसमें पूरा ओवरहॉलिंग की जरूरत है। सड़ चुका है आपका टीएनडी का सिस्टम, तो वो ऐसे जब तक ठीक नहीं होगा तो आप बिजली बनाने की कॉस्ट, बचाने की कॉस्ट, इनमें जमीन आसमान का फर्क रहेगा, तो कभी भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा और इन्फ्लेशन में इजाफा होता रहेगा। आईएमएफ आपसे कहता रहेगा बिजली की कीमतें बढ़ाएं, बिजली की कीमतें बढ़ाएं, आप सब्सिडी ना दें, और आईएमएफ आप कीमतें बढ़ाएं, जी कीमतें बढ़ाएं इसलिए कि क्योंकि आप बना रहे हैं उससे कम में बेच रहे हैं, तो कम में क्यों बेच रहे हैं? मार्केट प्राइस से बेचे आप, या तो अपनी कॉस्ट कम करें। तो हमारी कॉस्ट ज्यादा है, तो हमारा इशू है ना ये कि हम टीएनडी बिल्कुल सही लॉसेस बात को है। कम करें, जनरेशन कॉस्ट को हम रैशनलाइज करें, ऑल्टरनेट्स पे जाएं, अपनी जो मार्केट है होलसेल मार्केट के अंदर आज गवर्नमेंट ही बाय करती है, गवर्नमेंट ही सेल करती है बिजली को, एक गवर्नमेंट खुद ही सिंगल बायर सिंगल सेलर है। तो भाई आप गवर्नमेंट निकले ना, अपना फुटप्रिंट निकाले, इसको मार्केट करे, होलसेल मार्केट क्रिएट करे, रिटेल मार्केट क्रिएट करे और इसमें प्लेयर्स को लेकर आए और मार्केट ड्रिवन प्राइसेस हो, कंज्यूमर को प्राइस कम मिले, कंपटीशन क्रिएट करे। तो गवर्नमेंट को ये काम करना पड़ेगा, ना सिर्फ एनर्जी में बल्कि क्रॉस इकोनॉमी करना पड़ेगा, लेकिन एनर्जी इस वक्त प्राइमरी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप एनर्जी कॉस्ट को जो एनर्जी सेक्टर को आप रिफॉर्म करेंगे तो आपको प्राइस बिजली की, गैस की, इन सबकी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अंटिल अनलेस पीछे से प्राइस ना बढ़ जाए। अपना जो गवर्नमेंट का अपना जो इनएफिशिएंसी है ना, वो सब्सिडी के फॉर्म में गवर्नमेंट कन्वर्ट कर देती है और गवर्नमेंट कहती है जी सब्सिडी ले लो, मुझे मेरी एफिशिएंसी के बारे में मत पूछो। तो ये हमें करना पड़ेगा, ये पेन पॉइंट है, यहाँ पे आपको जो है वो पेन लेना पड़ेगा। तो अपने खर्चे कम करने हैं गवर्नमेंट को, अपनी एनर्जी के कॉस्ट को जो है वो रैशनलाइज करना है, देखना है एनर्जी को ठीक कैसे किया जाए और इससे निकलना है, ताकि प्राइवेट सेक्टर को मौका मिले एनर्जी सेक्टर में आके इन्वेस्ट करने का और उन्हें
इस पूरे इसको मार्केट बेस्ड किया जाए। सेकेंडली, आपके पास जो है फिस्कल डेफिसिट बहुत बड़ा है, इसमें जी टैक्सेस को सही जगह लगाएं और फॉर्मल सेक्टर्स पे टैक्सेस को कम करें और अपने खर्चों को कम करें। आज 600 अरब रुपए चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को अपने आप को रन करने के लिए। खाली भाई क्यों चाहिए 600 अरब रुपया? क्यों नहीं कम कर सकते हम इसको? क्यों नहीं 300 अरब या 200 रुपए ला सकते हैं? क्यों हमने इतने बड़े बड़े महलात बनाए हुए? क्यों हमने इतनी बड़ी बड़ी जो है वो अपने हाउसेस बनाए हुए और उनको हम इतने बड़े बड़े खर्चे चलाते हैं? क्यों नहीं कम कर बिल्कुल सही सकते? आज बात है। तो बिल्कुल सही बात है। तो मैसिव कट डाउन होना चाहिए आपकी बजटरी जो है बोरोइंग है उस पे, और यहाँ पे जो है आपके खर्चों पे। तो आप देखेंगे फिस्कल आपका आहिस्ता आहिस्ता रैशनलाइज होना शुरू हो। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का चैलेंज होगा, ये रैशनलाइज होना शुरू होगा, गवर्नमेंट का साइज कम होगा और आपकी एनर्जी कॉस्ट जो है वो बेहतर होगी अगर एनर्जी में रिफॉर्म्स किए जाए, एनर्जी सेक्टर को ओपन किया जाए। मेरे ख्याल में इन दो चीजों से आपकी महंगाई में आहिस्ता आहिस्ता कमी होगी आगे। अच्छा सर, आपने बात की खर्चे कम करने की, तो इससे एक और मेरा सवाल उठता है कि खर्चे तो हम क्यों नहीं कम कर पा रहे, वो तो एक सवाल है ही है। इसके साथ-साथ मेरा सवाल ये बनता है कि क्यों नहीं हम उन सेक्टर्स को, उन इदारों को प्राइवेटाइज़ कर पा रहे, जो कि इतने तवील अरसे से इतने ज़्यादा खसारे का शिकार हैं? क्या इसमें, और अगर वो प्राइवेटाइज़ हो जाते हैं, तो उससे क्या अनएम्प्लॉयमेंट में इज़ाफ़ा होगा? इसका आप प्राइवेटाइज़ेशन में रुकावटें आ क्या रही हैं? मेरा बेसिक सवाल तो ये है, और उसके बाद उसके सारे। देखें, 8 जो है ना, 8 या आई थिंक 7, 8 या 9 तकरीबन प्राइवेटाइजेशन ट्रांजैक्शन हुई हैं पिछले 2013 से 14 से लेकर 2023 तक। और उसमें पहले तो कैपिटल मार्केट्स की ट्रांजैक्शन हुई थी 4, फिर एक जो है वो स्ट्रेटेजिक सेल ऑफ थी, फिर जी, एक 3 और स्ट्रेटेजिक सेल ऑफ हुई हैं, छोटी हुई हैं लेकिन हुई हैं। और इसमें बहुत सारा काम हो सकता था। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है गजाल, जी, पॉलिटिकल विल। जब चीज पॉलिटिकल जो है वो आपकी उसमें जाती है ना, सर्कल्स, जी, जब कैबिनेट में जाती है तो वहां ना पॉलिटिकल जो है ना वो कंसिडरेशन आ जाती है कि पाकिस्तान स्टील मिल अगर हमें खत्म करनी है, बंद करना है, बेचनी है, या इसको जो है वो और इसके साथ स्ट्रक्चरिंग करनी है, तो उसमें फिर आपको आपस में कोलिशंस जो होती हैं उसमें फिर कंसिडरेशन आती है कि जी ये पार्टी जो है ये नहीं चाहती, ये सोशलिस्ट पार्टी, हम कैपिटलिस्ट है, तो चले जी इनकी बात मान लेते हैं। और ये जमीन इनके पास है और हमारे पास जो है इसके ऑपरेशन है, तो जमीन ये पहले डिसाइड करें। तो ये ना, ये प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल विल आती है और जो भी गवर्नमेंट पावर में होती है वो दूसरी पार्टी का ख्याल इसलिए कर लेती है क्योंकि उसने कोलिशन उसके साथ आगे बढ़ना बिल्कुल होता ऐसे ही है। है। तो जहाँ पॉलिटिकल कंसिडरेशन आ जाती है वहाँ ये और फिर दूसरी बात, ये इदारों में लेबर यूनियंस हैं, पॉलिटिकल इनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, पार्टीज के अपने बहुत रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो जी, ये बड़े जो है ना पेनफुल पॉइंट्स है, लेकिन ये इसी पे तो कॉल लेनी है आपने। बिल्कुल। इसी यही तो पेनफुल जो है वो आपकी कॉल्स हैं जो गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, आम आदमी पे नहीं डालनी, क्योंकि वो कहते हैं ना जी पेनफुल डिसीजंस होंगे और आम आदमी के लिए बड़ा मसला होगा। भाई आम आदमी के लिए क्यों मसला होगा? आप अपने खर्चे कम करें, प्राइवेटाइज करें, चीजों को सीधा करें, तो आम आदमी पे इम्पैक्ट भी नहीं आएगा बल्कि उसको फायदा होगा आने वाले दिनों में। मेरे ख्याल में ये जो प्राइवेटाइजेशन है ये बहुत सही से हो सकती है, इसमें कंसेंसस क्रिएट करने की जरूरत है। जो भी पार्टी उसमें आती है पावर में, उससे ये चाहिए कि वो जो है इसको प्रायोरिटाइज करे। तो मेरे ख्याल में ये प्रायोरिटी होगी ना, 1 खरब रुपए का लॉस जो साल का है ना, वो आपका बच सकता है और वो सीधा सीधा आपके जो है वो स्कूल बन सकते हैं, हेल्थ केयर बन सकता है, उससे फूड क्वालिटी मिल सकती है, ट्रांसपोर्ट हो सकती है, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, आम आदमी को जो है ट्रांसपोर्टेशन में फायदा हो सकता है, उसको ऑयल, ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं और इसका इम्पैक्ट पड़ता है वो भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट मास ट्रांसपोर्ट चल रही होगी तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी गाड़ी छोड़ के बस में जाएगा, तो गाड़ी की इंपोर्ट कम हो सकती है। कितने फायदे हो सकते हैं आप सोचिए। इंडीड तो काउंटलेस गवर्नमेंट फवायद हासिल हो सकते काउंटलेस हैं। फवायद हासिल हो सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन को आप प्रायोरिटी में रखना ताकि आपके लॉसेस कम। तो जी सर, एनर्जी का 1 ट्रिलियन का लॉस, प्राइवेटाइजेशन का 1 ट्रिलियन का लॉस, जी, जी। पेंशन की आप रिफॉर्म्स करें, आईएमएफ आपसे कहेगा पेंशन की रिफॉर्म्स भी करें, उसे कंट्रीब्यूटरी बनाएं। मेरे ख्याल में ये सब चीजें मिलकर आपको 2 ढाई 3 ट्रिलियन का फायदा दे सकती है, जिससे डेफिसिट आपका कम हो सकता है, कर्जे कम हो सकते हैं, आपके इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं, आपका रुपया जो स्टेबल हो सकता है। कितने फायदे हो सकते हैं आपसे, ये सब चीजें इंडीड करते बेशक फवायद हासिल हो सकते हैं। अच्छा सर, हमारे पास वक्त जो है वो बहुत थोड़ा रह गया, तो बस 2 टॉपिक्स रह गए जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। एक तो है डॉलर का। अब देखते हैं हम कि आज भी डॉलर कोई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 29 पैसे सस्ता हुआ है। तो आप आने वाले दिनों में डॉलर के क्या सिचुएशन देखते हैं? डू यू थिंक इट्स गोना गो डाउन इवन फर्दर? डॉलर का तो मुझे लगता है कि स्ट्रांग रहेगा डॉलर, और पाकिस्तान जी, भी जो है वीक रहेगा, क्योंकि हमारे कर्जे बहुत ज्यादा हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स रिलेटिवली बहुत कम है, इन्वेस्टमेंट से हो नहीं रही। मुझे शॉर्ट टर्म में रुपया वीक लगता है और डॉलर स्ट्रांग लगता है। अनटिल अनलेस हमारे पास एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ जाए, वो उस वक्त तक जी, नहीं आएगी जब तक इकोसिस्टम आपका बेहतर नहीं होगा, पूरा एनवायरमेंट आपका बेहतर नहीं होगा, आपके यहाँ पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आपके यहाँ पॉलिटिकल सर्टेनिटी नहीं होगी, आपके स्टेबिलिटी प्रॉपर नहीं आएगी, आपके एक आपका डायरेक्शन नहीं होगी, आपका विजन नहीं होगा। उस वक्त तक मुझे लगता है कि रुपया जो है कमजोर रहेगा, थोड़ा ग्रेजुअली जो है कमजोर चलता रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कमजोर रहेगा। हमारी एजेंसीज की एफर्ट्स एक तरफ हैं, हुँ, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, वो एक तरफ रहें, वो एफर्ट्स रहें, होर्डिंग को रोकें, शॉर्टेजेस को रोकें,
और इस तरह की स्पेकुलेशंस को रोकें, लेकिन एक तरफ आपको अपने फंडामेंटल सीधे करने होंगे, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बेसिस पे आपको रुपया सर बेहतर उसी होगा। से और मेरा दूसरा ये उसी से मेरा ये नया वाला जी मैं जी एक बस इसमें पॉइंट जी आउट जी करूंगा करें कि करें जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा थी, उन्होंने ऑलरेडी काफी काम कर हम्म लिया है और हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर को काफी हेल्प भी मिलेगी उसमें कि नया प्रोग्राम के लिए। तो मेरे ख्याल में इसकी वजह से थोड़ी सी स्टेबिलिटी हमें थोड़ी सी सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे शॉर्ट टर्म में मुझे एटलीस्ट रुपया भी अच्छा सर मुझे ये भी बताएं कि सर ये जो मुझे ये हम भी बताएं डंडे के जोर पर डॉलर के वैल्यू को जो कंट्रोल करना चाह रहे हैं इज इट रियली फीजिबल सोल्यूशन? क्या ये परमानेंट सोल्यूशन हम इसको नहीं ना मान सकते ज़रा भी कि जैसे कि हम देखते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो इससे इससे ऐसे तो नहीं चलेगा। हमें क्या इसको सप्लाई एंड डिमांड पर नहीं छोड़ देना चाहिए जैसे बाकी कंट्रीज करती हैं? मैंने पहले ही अर्ज कर दिया ये चीज कि जो एजेंसीज का काम था वो उन्होंने किया, अच्छी तरीके से किया और वो सही कर दिया जी और इसे कंटिन्यू होना चाहिए, लेकिन ये हल नहीं है। उसकी वजह ये है कि फंडामेंटल्स आपके प्रॉब्लम्स हैं। मैंने कहा ना, पॉलिटिकल सर्टेनिटी हो, एक बिल्कुल डायरेक्शन हो, बिल्कुल स्ट्रैटेजी हो, क्लैरिटी हो, और आपके यहाँ जो है पॉलिसी में वो चीज कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही हो, और कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब बिजनेसेस देखेंगे, इन्वेस्टर्स देखेंगे तो वो खुद आएंगे आपके पास। आपका 24 करोड़ लोगों का कंट्री कोई छोटा कंट्री नहीं है, आपको इसको वैल्यूबल बनाना है, आपके पास पोटेंशियल है, सब कुछ है। सिर्फ आपको मैनेजमेंट, हमारे मैनेजमेंट और गवर्नेंस का प्रॉब्लम है। अगर जी मैनेजमेंट और गवर्नेंस सीधी हो जाए, आप यकीन करें हमारा पोटेंशियल बहुत है और हम बहुत ज्यादा जो है वो फायदे हासिल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में उस वजह से हमारा रुपया बेहतर हो सकता है। अदरवाइज हमें फंडामेंटल जब तक हमें ठीक नहीं होंगे, इस तरह से करने से मेरे ख्याल में हल नहीं होगा, और आईएमएफ को भी ये प्रॉब्लम होगा और हमारे प्रोग्राम में मसले हो सकते हैं। मेरे ख्याल में जबरदस्ती रोकने का फायदा नहीं है। ये एक नेशनल मार्केट डिमांड सप्लाई पे हो, हाँ स्पेकुलेशन ना हो, लेकिन डिमांड सप्लाई ड्रिवन हो ज्यादा। इंडीड जब तक हमारे इंडीड फंडामेंटल जब सही तक नहीं होंगे हमारे मसाइल परमानेंटली हल नहीं हो पाएंगे। अच्छा सर जाते जाते अब आखिरी अवाम की तरफ से एक सवाल है कि आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो इस बढ़ती महंगाई में किन चीज़ों का ख्याल रखें, किन चीज़ों से परहेज करें, क्या करें, वो मुकाबला कैसे करें महंगाई का? सबसे पहली बात ये कि जो अपनी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो तो ऑफ कोर्स बहुत कम होती है। कि आपके यहाँ जो बेसिक्स आपके होते हैं, खाने पीने की अशिया हैं, बिजली की कीमतें हैं, प्लस आपकी पेट्रोल की कीमतें हैं, उसके साथ फिर एजुकेशन है बच्चों की, हेल्थ है बच्चों की, फैमिलीज की। तो मेरे ख्याल में मुश्किल बहुत है, बहुत ज़्यादा टफ है। और सेविंग्स ज़्यादा करें अगर हो सकती है। वैसे तो सेविंग बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ रही है कि ग्रोथ बहुत कम है, इस पर बहुत काम करना होगा। और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो डेफिनेटली आपके यहाँ पे जो है वो डबल इम्पैक्ट पड़ता है कि एक तरफ जी महंगाई बढ़ गई, दूसरी तरफ आपके पास जॉब भी नहीं। तो इस सूरत में आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। आप कोशिश करें, कुछ नए स्किल्स सीखें, कुछ नई चीज सीखें। ग्लोबल मार्केट, इंटरनेट आपके पास है, आप कुछ स्किल डेवलप करें, कंप्यूटर स्किल डेवलप करें, टेक्नोलॉजी स्किल डेवलप करें, कुछ ना कुछ सीखें। बहुत आसान हो गया यूट्यूब ने, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे इस तरह के ऐप्स हैं, बहुत आसान कर दिया है। तो सीखें अपनी सेकंड अर्निंग्स, या अपना कोई अदर इनकम क्रिएट करें और उसको इन्वेस्ट करें। आए कहीं कहीं कारोबार में, या कहीं कहीं कुछ इन्वेस्ट करें, मार्केट में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में करें, कहीं भी इन्वेस्ट करें, करें जरूर इन्वेस्ट करें, नया स्किल सीखें, नए मार्केट्स को क्रिएट करें, अपना इनकम क्रिएट करें। इसी तरह से सर्वाइवल होगा और इसी तरह से ग्रोथ भी हो सकती है। ये हमेशा करना चाहिए, कोई आज नहीं, आज के लालाते फिर करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। हमेशा इससे फायदा होता है, और आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है, वेल्थ भी आपकी बढ़ती है, और आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाते हैं। चलो थैंक यू सो मच गुरम चलो साहब कि थैंक यू आज सो आपने मच हमें गुरम अपना साहब कि आज कीमती आपने वक्त हमें दिया। अपना बहुत बहुत कीमती अच्छा वक्त लगा दिया। बहुत आपसे बहुत अच्छा लगा ये आपसे गुफ्तगू ये करके, और मैं गुफ्तगू। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो कहा अभी वो इन सब के पल्ले भी पड़ जाए और वो एक्चुअली स्किल डेवलपमेंट पे अपना फोकस डाल दें। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट एपिसोड विद सम मोर इकोनॉमिक अपडेट्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।